जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में थायराइड ग्लैंड अपन पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? थायराइड ग्लैंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एंडोक्राइनोलॉजी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अब थायराइड ग्लैंड पे चल रहे हैं। थायराइड ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि थायराइड ग्लैंड की शेप क्या होती है। थायराइड ग्लैंड की शेप शेप की अगर अपन बात करें तो थायराइड ग्लैंड की बटरफ्लाई शेप आपको देखने को मिलती है। कैसी शेप? बटरफ्लाई शेप आपको देखने को मिलती है, या फिर अपन इसको एच शेप के नाम से भी जानते हैं। एच शेप, एच शेप आपको देखने को मिलती है, बटरफ्लाई शेप आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर थायराइड ग्लैंड का वेट, वेट का जिक्र कर देते हैं। वेट कि थायराइड ग्लैंड का वेट आपको कितना देखने को मिलता है। वेट की अगर अपन बात करें तो वेट जो थायराइड ग्लैंड का होता है वो होता है 20 to 40 ग्राम्स। 20 to 40 ग्राम्स इतना वेट आपको देखने को मिलता है। फिर अगर एवरेज आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेट कितना होता है थायराइड ग्लैंड का, तो एवरेज अगर एक ही सिंगल टिक करना पड़े, जस्ट टिक 30 ग्राम्स। क्या टिक करेंगे? 30 ग्राम्स टिक करेंगे। 30 ग्राम्स ठीक बात है क्या? तो वेट की अगर बात करें 30 ग्राम्स। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, दैट 30 ग्राम्स लगभग लगभग ये इक्वल आपको देखने को मिलता है, इज इक्वल टू 1 ओस। 30 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 ओस। तो ये 1 ओस भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो वेट की बात कर दी अपन ने 20 to 40 ग्राम्स, एवरेज इज 30 ग्राम। अगर आप लोगों को ये मतलब ऐसे इंटरवल के अंदर पूछे 20 to 40 ग्राम्स अपन देंगे आंसर, या फिर एक एवरेज बिल्कुल फिक्स अगर नंबर में पूछे तो दैट इज द 30 ग्राम्स। नेक्स्ट अगर बात करें महिलाओं और पुरुषों की अगर बात करें, तो इसका जो वेट आपको देखने को मिलता है थायराइड ग्लैंड की अगर या साइज की अगर बात करें, मोर इन फीमेल्स, मोर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स। सिंपल बात, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो महिलाओं के अंदर बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल्स। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर इट इज लोकेटेड। लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। लोकेशन की, तो लोकेशन की एक बार अगर अपन बात करें तो कहां पर लोकेटेड आपको देखने को मिलती है, ध्यान देना। इट इज लोकेटेड इंफीरियर टू नेक, दैट इज लोकेटेड inferior to larynx, inferior to larynx, that is located inferior to larynx। larynx के नीचे की तरफ आपको लोकेटेड देखने को मिलती है। और खास बात इसकी, that is located in the root of neck, root of neck के अंदर आपको देखने को मिलती है inferior to larynx। larynx के नीचे की तरफ आपको लोकेटेड देखने को मिलती है। कैसी शेप की? एच शेप की आपको देखने को मिलती है। एक बार थोड़ा डायग्राम के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। डायग्राम के माध्यम से अगर अपन समझे, ओके, लेट मी टेक डिफरेंट कलर। ये अपन एक कौन सी ग्लैंड बना रहे हैं यहाँ पर? अपन थायराइड ग्लैंड बना रहे हैं। थायराइड ग्लैंड ये आप लोगों को ऐसे लोकेटेड देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड डन। ये ऐसे थायराइड ग्लैंड आपको लोकेटेड देखने को मिलती है। ये नीचे की तरफ ये जो हो गया ये ट्रैकिया, दैट इज द ट्रैकिया। दिस पोर्शन इज द लेरिंग्स। इस पोर्शन को किस नाम से जानते हैं? लेरिंग्स वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये लेरिंग्स। ये ऊपर एपिग्लोटिस आपको नजर आ रहा है। तो ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है स्ट्रक्चर ये। और इसकी अगर अपन बात करें, ये आपको एच शेप की, बटरफ्लाई लाइक शेप की आपको देखने को मिलती है। ये जो लोब आपको देखने को मिलता है इसको अपन राइट लेटरल लोब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राइट लेटरल लोब। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसको अपन जानते हैं लेफ्ट लेटरल लोब के नाम से। एक तो राइट लेटरल लोब, एक लेफ्ट लेटरल लोब, और बीच में जो ये आप लोगों को कनेक्शन में जो देखने को मिलता है इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस अपन बोलते हैं। तो ये हो गया इस्थमस। राइट लेटरल लोब, लेफ्ट लेटरल लोब आपको नजर आएंगे। और राइट लेटरल लोब और लेफ्ट लेटरल लोब को जो एंटीरियरली जो कनेक्ट करेगा, इसकी अगर बात करें इसको इस्थमस बोलेंगे। इस्थमस एंटीरियरली का मतलब सामने की तरफ से। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा ये होगा इस्थमस। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या? ये लोब आप लोगों को देखने को मिलते हैं राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर ये लोकेशन की बात कर दी है। लेरिंग्स है, लेरिंग्स के इंफीरियर के अंदर ये आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये अपन ने पॉइंट इधर कंसिडर कर दिए। आगे अपन बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, एक बार हिस्टोलॉजी उठाते हैं। इसकी हिस्टोलॉजी क्या उठा रहे हैं अपन? हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब टिश्यू लेवल की अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी उठा रहे हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की अगर अपन बात करें,
ध्यानपूर्वक बात सुनना। अपन बिल्कुल एक बना रहे हैं फॉलिकल, ये फॉलिकल अपन बना रहे हैं, और ये जो अपन ने फॉलिकल बनाया ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉलिकुलर सेल्स नजर आएंगी। ये जो सेल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स की अगर अपन बात करें, फॉलिकुलर सेल्स क्यूबोइडल होती है, फॉलिकुलर सेल्स आर क्यूबोइडल, क्यूबोइडल आप लोगों को देखने को मिलती है फॉलिकुलर सेल्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये स्पेशल टाइप की सेल आपको देखने को मिल रही है, इनको फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। वी आर नोइंग दीज सेल्स एज फॉलिकुलर सेल्स। ओके, नेक्स्ट ये बीच में जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको कोलोइड नाम से जानते हैं, कोलोइड। और कोलोइड की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट देखने को मिलता है, जिसको थायरोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायरोग्लोबुलिन। तो प्रोटीन, ये प्रोटीन ऐसा प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, इसको अपन कोलोइड बोलते हैं, स्टिकी मटेरियल होता है, थायरोग्लोबुलिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए, फॉलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिलती है। अपन ने टिश्यू डिस्कस किया था, टिश्यू में एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो सेल्स आपको देखने को मिलती है कैसी शेप की होती है? सिंपल क्यूबोइडल होती है। दीज आर सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल सेल्स है ये, जो सिंपल क्यूबोइडल आपको देखने को मिलती है। एक ये अपन ने फॉलिकल बनाया, और फॉलिकल बना सकते हैं अपन इसके आसपास में, और फॉलिकल ये जैसे ये फॉलिकल अपन बना रहे, और एक फॉलिकल ये बना देते हैं अपन। हिस्टोलॉजी जब अपन उठा के देखेंगे इसको, टिश्यू लेवल की एक बार बात करें तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। क्या इसके अंदर वापस ये फॉलिकल अगर अपन ने उठाया, ये जो ब्लू कलर से अपन ने बाहर की तरफ ये बना दी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपन ने बना दी। नेक्स्ट ये जो सेल अपन बना रहे हैं, ये कौन सी सेल है? ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल बनाई। इधर भी क्या बना सकते हैं अपन? फॉलिकुलर सेल बना सकते हैं, ये बना दी फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, तो ये भी फॉलिकुलर सेल्स हो गई, ठीक है। और वही चीज ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बीच में क्या देखने को मिलता है? कोलोइड आपको देखने को मिलता है। इधर स्टिकी मटेरियल प्रेजेंट होता है, थायरोग्लोबुलिन आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज कोलोइड, कोलोइड नाम से अपन इसको जानते हैं। अच्छा, इनके बीच बीच में आप लोगों को यहाँ पर बोले तो फॉलिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिल रही है, इनके बीच बीच में आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स नजर आती हैं। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है, इनको अपन पैरा फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। इनको किसके नाम से जानते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इनको पैरा फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं अपन, जो बीच बीच में देखने को मिलती है, ठीक है। देखो, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इधर आप लोगों को फॉलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिलती है, ये पॉइंट डिस्कस कर ले, और बीच बीच में पैरा फॉलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिलती है। एक स्पेसिफिक पॉइंट अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब ये इनएक्टिव होती है, अगर अपन बात करें इनएक्टिव, किस चीज की बात कर रहे हैं? इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड, इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड। इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड जब आपको देखने को मिलती है कि जब थायराइड ग्लैंड इनएक्टिव स्टेट के अंदर होती है, तो इनएक्टिव स्टेट के अंदर ये जो सेल्स आपको देखने को मिलती है फॉलिकुलर सेल्स, इनकी अगर अपन बात करें तो फॉलिकुलर सेल्स, इनकी अगर अपन बात करें फॉलिकुलर सेल्स, तो ये आप लोगों को इनएक्टिव स्टेट के अंदर क्या देखने को मिलती है? फ्लैट, फ्लैट देखने को मिलती है, फ्लैट, फ्लैट टू फ्लैट टू फ्लैट टू लो क्यूबोइडल, फ्लैट टू लो क्यूबोइडल, ये आपको देखने को मिलती है, फ्लैट टू लो क्यूबोइडल। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड की एक्टिव स्टेट की अगर बात करें, अगर थायराइड ग्लैंड एक्टिव स्टेट के अंदर है, एक्टिव स्टेट के अंदर, और एक्टिव स्टेट में कब होगी? जब एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन, उस एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन निकलता है उसको टीएसएच नाम से जानते हैं, और टीएसएच आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये टीएसएच अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टीएसएच देखने को मिल रहा है, तो टीएसएच जो है थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अब इस कंडीशन के अंदर ये एक्टिव स्टेट अपन कंसीडर करेंगे, और एक्टिव स्टेट के अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स की अगर बात करें, फॉलिकुलर सेल्स कैसी आपको देखने को मिलेंगी? ये क्यूबोइडल शेप की देखने को मिलेंगी। कैसी? क्यूबोइड, क्यूब शेप की देखने को मिलेंगी, क्यूबोइडल टू लो कोल्यूमनार, क्यूबोइडल टू लो कोल्यूमनार आपको देखने को मिलेंगी, सिंपल बात। या फिर एक भाषा के अंदर या बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर समझे तो ध्यान रखना, इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स आपको देखने को मिलती है, उनकी अगर अपन बात करें वो आप लोगों को सिंपल स्क्वायमस, फ्लैट फ्लैट आपको देखने को मिलती है, और एक्टिव की अगर बात करें तो वो क्यूब शेप की आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन एक मतलब जनरल तरीके से अपन समझ सकते हैं। इसीलिए अपन जब सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जब अपन डिस्कस करते हैं, तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर अपन थायराइड ग्लैंड का एग्जांपल वहां पर अपन डिस्कस करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है दैट कंसिस्ट ऑफ
दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये जो फोलिकुलर सेल्स एक्टिव स्टेट के अंदर आपको देखने को मिल रही है, एक्टिव स्टेट जैसे टीएसएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये फोलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और ये क्यूबॉइडल शेप की कौन सी सेल, फोलिकुलर सेल। ध्यानपूर्वक बात सुनना, कौन सी सेल, फोलिकुलर सेल। तो यहां से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, हार्मोन। और कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, यहां से अगर हार्मोन की अगर बात करें, यहां से एक तो देखने को मिलता है T4, दूसरे हार्मोन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है T3। कहां से देखने को मिलता है, तो थायराइड ग्लैंड की जो फोलिकुलर सेल्स आपको देखने को मिल रही है, यहां से T4 और T3 का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। T4 की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो T4 को अपन थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को अपन बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और T3 जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको अपन जानते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये T4 और T3 आपको फोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से निकलते हुए नजर आते हैं। और ये T4 और T3 जो हार्मोन है, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। एक अमाइनो एसिड होता है जिसको टायरोसिन के नाम से जानते हैं, और टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं ये। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। एक तो थायरोक्सिन हो गया, एक ही हो गया। नेक्स्ट, पैराफोलिकुलर सेल की अगर बात करें तो पैराफोलिकुलर सेल जो कि थायराइड ग्लैंड की आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, इन पैराफोलिकुलर सेल से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और वो जो हार्मोन होता है उसको अपन कैल्सिटोनिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैल्सिटोनिन के नाम से अपन जानते हैं। तो कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन आप लोगों को यहां से देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, और स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो कैल्सिटोनिन का यहां से प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। कैल्सिटोनिन का, ये कैल्सिटोनिन क्या काम करता है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। कैल्सिटोनिन का जो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, कैल्सिटोनिन का वो इफेक्ट होता है हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट। क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट, हाइपोकैल्सीमिक इफेक्ट का मतलब क्या, कैल्सिटोनिन जो होगा वो ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देगा। किसको कम कर देगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, इसकी अगर अपन बात करें, कैल्सिटोनिन कैसे कम कर देगा भाई, कैल्सिटोनिन जो है वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। कौन सी एक्टिविटी को, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, ये कैल्सिटोनिन इनहिबिट कर देगा। ध्यान रखना, कैल्सिटोनिन इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अगर इनहिबिट हो जाएगी तो उसके अंदर बोन का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान देना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अगर वो हो गई, इनहिबिट हो गई, तो इनके अंदर बोन का रिजॉर्प्शन, बोन का डिस्ट्रक्शन जो आपको देखने को मिल सकता है, बोन का रिजॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बोन टूटेगा नहीं। और बोन अगर टूटेगी नहीं तो इस कंडीशन के अंदर होगा क्या, ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस कंडीशन के अंदर कैल्शियम एंड फोस्फेट, इनकी अगर अपन बात करें, कैल्शियम एंड फोस्फेट, ये जो है ये इनका डिमिनरलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। डिमिनरलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा तो ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ये बोन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। प्रेजेंट ऑन बोन के ऊपर ही आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो ये काम हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें अपन ब्लड से, क्या, ब्लड से कैल्सिटोनिन की अगर बात करें, ये ब्लड से किसको उठाएगा, कैल्शियम को उठाएगा। और साथ में किसको उठाएगा, जो HPO4 देखने को मिल रहा है, HPO4 इनको उठाएगा, फोस्फेट को उठाएगा, सिंपल बात। और इनको कहां पर डाल देगा, इनको डाल देगा भाई बोन के ऊपर। कहां डाल देगा, बोन के ऊपर डाल देगा। तो ये बोन के ऊपर डालेगा, सिंपल बात है। कैल्शियम और फोस्फेट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका डीमिनरलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब टूट के ब्लड के अंदर नहीं आ रहे हैं। और साथ में ब्लड से कैल्शियम और फोस्फेट को उठाया जा रहा है और बोन के ऊपर डिपॉजिट करा जा रहा है। तो कैल्सिटोनिन का ये इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसीलिए अगर ब्लड से कैल्शियम को उठा के डाला जाएगा तो उसके अंदर भी कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम आपको देखने को मिलेगा। और बोन से अगर कैल्शियम आ नहीं रहा तो भी कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल क्या कर देगा, ये कम कर देगा। तो कैल्सिटोनिन का इफेक्ट देखने को मिलता है, कैल्शियम लेवल को क्या कर देना, कम कर देना। क्लियर बात, ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक स्पेसिफिक अगर पॉइंट अपन डिस्कस करना चाहें, जो कि नोट डाल के अपन लिख सकते हैं। नोट डाल के अगर अपन लिखें तो एक ड्रग आती है जिसको अपन मियाकेल्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मियाकेल्सिन के नाम से अपन जानते हैं।
और ये मिया कैल्सिन जो होता है इसकी अगर बात करें तो ये कैल्सिटोनिन ही है। क्या है ये? कैल्सिटोनिन ही है। लेकिन इस कैल्सिटोनिन को कहां से प्राप्त किया है अपन ने? साल्मन फिश से किया है। कहां से किया है? साल्मन फिश से किया है, साल्मन फिश से। और ये जो कैल्सिटोनिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसको साल्मन फिश से अपन ने प्राप्त किया है, इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट। इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट। 10 टाइम्स मोर पोटेंट। किससे 10 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है? देन ह्यूमन कैल्सिटोनिन। देन ह्यूमन कैल्सिटोनिन से तो 10 टाइम मोर पोटेंट आपको देखने को मिलता है वो मिया कैल्सिन होता है। और मिया कैल्सिन जो है वो कैल्सिटोनिन किससे प्राप्त किया अपन ने? साल्मन फिश से किया है। इट इज 10 टाइम मोर पोटेंट देन ह्यूमन कैल्सिटोनिन। इसीलिए अगर अपन बात करें तो ध्यान देना, एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी कंडीशन? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के अंदर जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में जो ट्रीटमेंट अपन करते हैं उसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं अपन? मिया कैल्सिन का क्या करते हैं अपन? इस्तेमाल करते हैं। तो मिया कैल्सिन का क्या कर सकते हैं अपन? इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज 10 टाइम्स मोर पोटेंट। तो ये कैल्सिटोनिन के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस किया कि ये जो होता है इसका हाइपोकैल्सिमिक इफेक्ट होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या कर देता है? कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? कैल्शियम को और फोस्फेट को ब्लड से उठाता है और बोन पे डिपॉजिट करता है, और कैल्शियम और जो फोस्फेट है इसको बोन से वापस ब्लड के अंदर भी नहीं आने देता है। तो ये ध्यान रखना, बोन के रिजॉर्प्शन को या बोन के डीमिनरलाइजेशन को डिक्रीज कर देगा, बोन का डिस्ट्रक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उस कंडीशन को बोलेंगे कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब अपन इसके अंदर चलेंगे। तो अब अपन थोड़ा सा पॉइंट ये थायरोक्सिन और T3 जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं इनके बारे में अपन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। करें स्टार्ट। अभी तक इतना समझ में आ गया है भाई? इतनी बातें क्लियर है क्या? तो अपन आगे की तरफ चलते हैं। एक बार ये T3 T4 के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई हैव टू रफ दैट सेक्शन ऑफ द बोर्ड। इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। कंटिन्यू क्लास को चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अपन T4 और T3 के बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अगर अपन बात करें इनमें से T4 और T3 की एक बार अपन बात करें तो इन दोनों में से जो ज्यादा पोटेंट आपको देखने को मिलता है वो T3 होता है। पोटेंट मोर, T3 इज मोर पोटेंट। बट इसकी T4 की अगर बात करें ये होता है लेस पोटेंट। इट इज लेस पोटेंट। ये लेस पोटेंट आपको देखने को मिलता है। T4 और T3 की अगर बात करें तो दैट इज मोर पोटेंट, दैट इज लेस पोटेंट। आ रही बात समझ में? अच्छा, कितने ज्यादा पोटेंट ज्यादा आपको देखने को मिलता है? 4 टाइम्स मोर पोटेंट। 4 टाइम्स मोर पोटेंट। 4 टाइम्स मोर पोटेंट आपको क्या चीज देखने को मिलती है? T3 देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें T3 क्या है? ये T3 T4 का ये एक्टिव मेटाबोलाइट है। बोले तो पेरिफेरल टिश्यू की अगर बात करें, पेरिफेरल टिश्यू की, ध्यानपूर्वक बात सुनना, किसकी बात कर रहा हूं? पेरिफेरल टिश्यू की बात कर रहा हूं। तो पेरिफेरल टिश्यू की अगर अपन बात करें, टिश्यू लेवल की एक बार बात करें तो पेरिफेरल टिश्यू पे होता क्या है? पेरिफेरल टिश्यू पे जो है T4 आपको देखने को मिलता है, थायरोक्सिन, ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है? T3 के अंदर कन्वर्ट होता है। और ये T3 के अंदर कन्वर्ट होकर ये एक्टिव मेटाबोलाइट है, यही पूरे के पूरे क्या करता है? फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, T4 और T3 का और कंपैरिजन अगर करें तो ध्यान देना, T4 हैव मोर एफिनिटी। हाई एफिनिटी आपको देखने को मिलती है T4 की, हाई एफिनिटी। हाई एफिनिटी किसकी? T4 की आपको देखने को मिलती है। और T3 की होती है लेस एफिनिटी। लेस एफिनिटी। सर ये एफिनिटी किसके साथ अपन ले रहे हैं? एफिनिटी की अगर बात करें तो अपन ले रहे हैं दैट इज TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। किसके साथ? थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ अपन एफिनिटी को कंपेयर कर रहे हैं। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो T4 हार्मोन जो थायरोक्सिन है वो इसके साथ, बोले तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये जो प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है TBG, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके साथ ज्यादा बाइंड कर सकता है। इसके साथ कौन सा ज्यादा बाइंड करेगा? T4 ज्यादा बाइंड करेगा। किसके साथ? TBG के साथ। T3 की अगर अपन बात करें तो इसकी लेस एफिनिटी होती है। लेस एफिनिटी का मतलब थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ T3 कम बाइंड करेगा। अरे बात समझ में? अगर ज्यादा बाइंड ये कर रहा है तो ध्यान देना इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होता है। ड्यूरेशन, क्या बात कर रहे हैं? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, T4 का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर बात करें, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें क्या देखने को मिलता है? आपको ज्यादा देखने को मिलता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन।
और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन T3 का जो होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसकी अगर अपन बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन T3 का कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये T3 का क्या रहता है, कम आपको देखने को मिलता है। क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि T3 तो भाई बाइंड ही नहीं कर रहा। T3 किसके साथ बाइंड कर, मतलब बाइंड कर तो रहा है लेकिन कम कर रहा है, किसके साथ, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ। अगर कम कर रहा है तो ये तुरंत क्या कर लेगा, तुरंत अपना एक्शन कर देगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कम हो जाएगा। लेकिन इसकी अगर बात करें T4, ये T4 कंटिन्यूअसली लंबे समय तक किसके साथ बाइंड कर रहा है, इसके साथ, तो प्लाज्मा के अंदर बाइंडिंग फॉर्म के अंदर है, फिर धीरे धीरे निकलता रहेगा और धीरे धीरे इसका एक्शन होता रहेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो फिर यही पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कि T3 का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है दैट इज लेस, और कितने टाइम लेस, 4 टाइम लेस, 4 टाइम्स लेस, 4 टाइम लेस देन T4 से 4 गुना कम आप लोगों को इसका एक्शन देखने को मिलता है। फिर अपन बोल सकते हैं T4 ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 4 टाइम्स मोर देन द T3। आ रही बात समझ में, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। T4 का बात कर लिया अपन ने, T3 की बात कर ली, एफिनिटीज वगैरह की अपन ने क्या कर लिया, इसके अंदर बात कर ली है। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके अंदर। और पॉइंट अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि अगर अपन बात करें तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस की बात कर सकते हैं, फंक्शंस की बात कर सकते हैं। किसके फंक्शंस की बात कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन्स जो हैं इनके फंक्शंस की अपन बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। फंक्शंस की एक बार बात कर लेते हैं। अगर फंक्शंस की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला फंक्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका, ये क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रख सकते हो फंक्शंस की बात करें थायराइड हार्मोन्स के। नेक्स्ट अगर बात अपन करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम पोटेशियम पंप जो होता है उसके सिंथेसिस को जो स्टिमुलेट करेगा वो कौन करेगा, यही करेगा। ध्यान देना, T4 T3 जो है थायराइड हार्मोन्स ये करेंगे। और ये अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक्टिव टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी को कंज्यूम ज्यादा करेगा। एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो बॉडी एनर्जी ज्यादा बनाएगी, और ज्यादा अगर बनाएगी तो उसी दौरान हीट ज्यादा रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है उसको कैलोरेजेनिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। कैलोरीजेनिक इफेक्ट किस नाम से जानते हैं, कैलोरीजेनिक इफेक्ट के नाम से अपन जानते हैं। इसीलिए जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, एलिवेट आपको देखने को मिलता है। टेम्परेचर जो हो जाता है वो इंक्रीज देखने को मिलता है इसी के कारण। तो थायराइड हार्मोन्स जो है, थायराइड हार्मोन्स कैन रेज द टेम्परेचर, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ड्यू टू द कैलोरीजेनिक इफेक्ट, इसका मतलब होगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज को स्टिमुलेट अगर कर रहा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप अगर स्टिमुलेटिंग कंडीशन में है तो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, और बॉडी को ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। उसी दौरान जब ज्यादा एनर्जी बन रही है, ये ज्यादा कंज्यूम करें, उसी दौरान हीट रिलीज होगी, और वो हीट रिलीज अगर होगी तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसमें, और थर्ड फंक्शन की अगर अपन बात करें तो थर्ड फंक्शन की बात कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। थायराइड हार्मोन्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं। किसको बढ़ा देते हैं, लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं। लाइपोलाइसिस को बढ़ा देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। तो फैट के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, फैट के ब्रेकडाउन के लिए। इसीलिए अगर एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए जिस कंडीशन में हाइपरथायरॉयडिज्म हो, कौन सी कंडीशन हो, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को देखने को मिल रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो लाइपोलाइसिस भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो लाइपोलाइसिस के कारण उन पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिलती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में वेट गेन जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। फिफ्थ जो इसका पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हाइपरग्लाइसीमिया करता है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है। तीन पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए थायराइड हार्मोन कैसे रेस्पॉन्सिबल, इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्या पॉइंट, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस अगर इंक्रीज होगी थायराइड हार्मोन के कारण, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा, किसको बढ़ा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस के कारण क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर इंक्रीज हो रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर्स होते हैं उनसे अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिले तो ऐसे प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और फंक्शन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, थायराइड हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं बॉडी के अंदर से। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर कम हो रहा है तो ध्यान रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस का क्या मतलब होता है, तो ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिल रही है, आर्टरीज देखने को मिल रही है, उनमें फाइब्रोफैटी प्लेक अगर डिपॉजिट हो जाए, क्या डिपॉजिट हो जाए, फाइब्रोफैटी प्लेक अगर डिपॉजिट हो जाए, या फिर अगर अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल का प्लेक डिपॉजिट हो जाए, उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से अपन जानते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क जो है वो थायराइड हार्मोन जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनके कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी थायराइड हार्मोन्स जो है इनकी अगर अपन बात करें, ये बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल जो आपको देखने को मिलता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी पर्टिकुलर किसका फंक्शन हो गया कि ब्लड कैल्शियम लेवल को जो बढ़ा दे, ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी थायराइड हार्मोन्स की और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि अगर बात करें ये मेंटल ग्रोथ, या फिर अगर बात करें अपन मसल्स ग्रोथ हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई, इनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। नर्वस टिश्यू की ग्रोथ के लिए आपको रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है, नर्वस टिश्यू की ग्रोथ। अरे बात समझ, तो ये नर्वस टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे थायराइड हार्मोन्स। ये भी अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ये भी आपने पॉइंट कहीं सुना होगा कि थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिलती है, T3 T4 की कमी देखने को मिलती है, तो उस कारण उन बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो इसीलिए मेंटल ग्रोथ, नर्वस टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी क्या रहता है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अच्छा, रेट ऑफ प्रोडक्शन की एक बार बात करना चाहता हूं। किसकी बात करना चाहता हूं इधर? रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें ये थायराइड हार्मोन्स में, तो ये जो T4 आपको देखने को मिलता है, T4, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 80 से 90 म्यूजी पर डे, 80 से 90 म्यूजी पर डे। कितना? 80 टू 90 म्यूजी पर डे आपको T4 का देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें T3 की, अगर बात करें T3 का कमी आपको देखने को मिलता है, दैट इज अराउंड 4 to 5 म्यूजी पर डे। इतना रेट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, T3 कितना प्रोड्यूस होता है दिन में, 4 से 5 म्यूजी। T4 कितना प्रोड्यूस होता है, 80 से 90 म्यूजी पर डे। इतना आप लोगों को T4 प्रोड्यूस होता है, इतना आपको T3 प्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है दिन के अंदर। अरे बात समझ में। नेक्स्ट, ये T3 T4 के प्रोडक्शन के लिए अपने को एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज आयोडीन। आयोडीन की आपको जरूरत पड़ती है, आयोडीन की। और लगभग 1 mg आयोडीन इज नीडेड पर वीक। हर हफ्ते के अंदर 1 mg आयोडीन की जरूरत पड़ती है। या पूरे साल की अगर बात करें तो 50 mg आयोडीन पर ईयर, इतने की आपको जरूरत पड़ती है आयोडीन के। आयोडीन चाहिए किसके लिए? थायराइड ग्लैंड जो आपको देखने को मिलते हैं, इसके द्वारा थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस देखने को मिलता है, उसमें आयोडीन की आपको जरूरत पड़ती है। ये जो पॉइंट आयोडीन की जरूरत जो पड़ती है, ये कहां पर अपन डिस्कस कर सकते हैं? मैंने एक लेक्चर पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया, पूरा अवेलेबल है लेक्चर। उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे हैं, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस डिस्कस किया है, और मैंने वहां पे एक पॉइंट डिस्कस किया है, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो फंक्शन तो यहाँ पर भी अपन ने कुछ फंक्शंस कवर कर लिए हैं, वहां पर भी अपन ने इसका पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है। 30-35 मिनट का वो लेक्चर है, वहां से आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वो पूरा लेक्चर अवेलेबल है ना, प्लेलिस्ट खोल के देख लेना। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये आयोडीन की जरूरत पड़ती है, पॉइंट अपन ने कंसीडर कर दिया। और ये थायराइड हार्मोन्स जो आपको देखने को मिलते हैं, ये क्या होते हैं? ये टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं। ये अपन ने स्पेसिफिक पॉइंट अपने थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। और थायराइड ग्लैंड के बारे में एक पॉइंट और अपने को ध्यान रखना है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है क्या होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अरे बात समझ,
बटरफ्लाई शेप की, एच शेप की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आपको देखने को मिलती है और ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि हार्मोन्स का सिक्रीशन ब्लड के अंदर कर रही है इसीलिए। ठीक बात है क्या? और वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वहां से आप लोग देख सकते हो। ये थायराइड ग्लैंड को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।